नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप और संग्राम खत्म, लेकिन अभी भी स्थिति स्पष्ट साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन फिर भी चर्चा तो होगी ही और चर्चा के बाद आकलन भी होगा। लेकिन लगता है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे नारा चल गया और कांग्रेस सपा के जातिवाद को करारा जवाब मिल गया। उपचुनाव आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी के फेवर में जाते, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश के उपचुनाव इसलिए खास थे क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा था और उधर अखिलेश यादव का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए फॉर्मूला कामयाब हो गया था। इसलिए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये भारतीय जनता पार्टी की अग्नि परीक्षा थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ को सफलता मिली। बीजेपी ने 5 सीटें 30,000 से अधिक के बड़े अंतर से जीती हैं। समाजवादी पार्टी कोई भी सीट बड़े अंतर से नहीं जीत पाई। करहल में सपा के तेज प्रताप यादव 14,725 और सीसामऊ में सपा की नसीम सोलंकी 8,564 वोटों से जीती। फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी के दीपक पटेल 11,305, कुंदरकी में भाजपा के रामवीर सिंह 1,43,465, कटहरी में भाजपा के धर्मराज निषाद 35,514, मझवा में भाजपा की सुचिस्मिता मौर्य 4,922, मीरापुर में राष्ट्रीय लोकदल के मिथिलेश पाल 30,796, गाजियाबाद में भाजपा के संजीव शर्मा 69,751 और खैर में भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र दिलेर 38,393 वोट से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। चौंकाने वाला उलटफेर मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर हुआ। 60% मुस्लिम वोटर्स वाली इस सीट पर समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ने यहां 1,43,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। ये इस चुनाव की सबसे बड़ी जीत है। 41 साल बाद इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत हुई है। जीत के बाद सीएम योगी लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने दोहराया, बटेंगे तो कटेंगे। कुंदरकी में राष्ट्रवाद की विजय है। हर व्यक्ति को अपने जड़ और मूल की याद आती है। मुझे लगता है जो भूले भटके रहे होंगे उन सब में किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, ये उन्होंने कहा। किसी को अपनी जाति याद आई होगी। वहीं अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष। कहीं अखिलेश का ये उद्घोष अकेले चलने का तो नहीं है, क्योंकि उपचुनाव में इंडिया गठबंधन कहीं दिखाई नहीं दिया। अखिलेश के मंच पर राहुल दिखे नहीं, ना प्रियंका दिखी, जबकि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए ज्यादा संगठित दिखाई दिया और योगी के आक्रामक हिंदुत्व के आगे जातिवाद का फॉर्मूला नहीं चला। तो क्या अब 2027 के विधानसभा चुनाव में यही रणनीति लेकर बीजेपी आगे बढ़ने वाली, और क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस की एकता आगामी विधानसभा चुनाव तक कायम रह सकेगी? वहीं मुस्लिम वोट के बिखराव को समेटने के लिए समाजवादी पार्टी अब क्या रास्ता निकालेगी? आज चर्चा कर रहे हैं इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ बाइट्स आई हैं, कुछ जीत को लेकर अपने बयान नेताओं ने दिए हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। इसके अंदर ये परिणाम हमारे पक्ष में है और यही महाराष्ट्र के अंदर भी हम सबको देखने को मिला है। एक प्रचंड और अभूतपूर्व ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है। ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। धन्यवाद। और विरासत पर यह विजय विरासत की विजय है और कुंदरकी की यह विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली। तो कुंदरकी की विजय बताती है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आगे कहां जाने वाली है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य ये सीट जहां पर ये माना जा रहा था कि यहां तो कम से कम बीजेपी अपना दमखम नहीं दिखा पाएगी। बहरहाल हुआ उल्टा और ये अब तक की भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। आइए मिलिए इन मेहमानों से कौन से प्रत्याशी कितने वोटों से जीते हैं ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। अब सवालों की बात करते हैं तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिव सिंह भारती जी, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। वाचस्पति द्विवेदी जी स्पोक पर्सन कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। नितेंद्र सिंह जी सपा से हमारे साथ बने हुए हैं। सुजीत सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत करती हूँ और सबसे पहले मैं सुजीत जी आपसे ही शुरुआत करती हूँ। कैसे देख रहे हैं जो नतीजे सामने आए हैं? क्या इसकी उम्मीद थी आपको? और जिस तरीके का पूरा उलटफेर कुंदरकी में हुआ है,
कुंदरकी में तो कोई भी नहीं सोच रहा था कि इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। कांटे की टक्कर कई सीटों पर बताई जा रही थी, लेकिन जो आंकड़ा सामने आया उसको लेकर बहुत सारे विश्लेषण हो रहे हैं। सुजीत जी, ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए था वो लोकसभा में संविधान आरक्षण से जुड़कर काम किया, यहाँ पर काम नहीं कर पाया। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि बिन कांग्रेस सपा यहाँ उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, उतना दमखम नहीं दिखा पा रही है। इसके साथ ही एंड मोमेंट पर आकर अपनी रणनीति को बदलना समाजवादी पार्टी के लिए क्या हानिकारक हुआ? क्या विश्लेषण करेंगे आप इस पर? आवाज नहीं आ रही है सुजीत सर आपकी, देखिए म्यूट तो नहीं आपका डिवाइस। पारुल जी, 4-5 दिन पहले एक डिबेट हुई थी इसी चैनल पर। जी सर। और उस चैनल पर आपने कुंदरकी का विषय उठाया था और मैंने कहा था कि कुंदरकी यद्यप 65% मुस्लिम वहां पर है, लेकिन कुंदरकी के जो स्थिति आ रही है सामने और जो वहां की परिस्थिति दिख रही है उसके अनुसार कुंदरकी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है, ये मैंने कहा था। आप 5 दिन पहले 6 दिन पहले का आप हमारा डिबेट उठा करके देखिए। तो कुंदरकी में जो परिणाम आए हैं वो परिणाम दो तरह से आश्चर्यजनक हैं। एक, जो भारतीय जनता पार्टी पहली बार बहुत लंबे समय बाद वहां जीती, मुझे लगता है पहली बार जीती है, वो तो आश्चर्य का विषय ही है। उससे ज्यादा है कि जो जीत का बहुत बड़ा अंतर है, और ये जो जीत का इतना बड़ा अंतर है वो तो निश्चित रूप से बहुत आश्चर्य देता है कि पूरा का पूरा मुस्लिम, मैं इस चीज को मानता हूं कि मुस्लिम समाज ने वहां वोट दिया है, और वोट नहीं दिया है तो फिर ये स्थितियां आई कैसे? बिल्कुल जी, ये बड़ी बात है और इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी को तो खैर विचार करना ही होगा। लेकिन इससे जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि इसे 2027 के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था, सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, और आने वाले समय पर इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस की किस तरीके से रणनीति बनेगी इसको भी लेकर आंकलन करने की कोशिश तब भी की गई थी कि आगे जब नतीजे आएंगे उसके बाद पता चलेगा। अब मैं आपके पास आ रही हूँ, समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन हमारे साथ नितेंद्र जी बने हुए। नितेंद्र जी, समाजवादी पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा ये बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्यों रहा ये अभी भी किसी की समझ नहीं आ रहा कि मेहनत की, इतने समय के बाद उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद रैलियां करते हुए नजर आए, लेकिन कमी कहाँ रह गई, चूक कहाँ हो गई, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे ना कहीं कमी है ना कोई चूक है। हमारी रणनीति, हमारे नेता, हमारी नियत, हम लोगों ने अपने तरीके से काम किया और काम के हिसाब से परिणाम आने चाहिए थे, जनता ने वो परिणाम दिए। उस परिणाम को कैसे लूटा गया है किसी से छुपा नहीं है। चाहे फूलपुर में जिस तरीके से में मारपीट करके, लाठीचार्ज करके कार्यकर्ताओं को भगाने का काम रहा हो, चाहे कटहरी के अंदर जिस तरीके से चीजें हुई, और ये हमारा जो कुंदरकी है ये तो पूरी तरीके से तमाम सारे टीवी चैनलों ने भी उस बात को दिखाया। कैमरामैन तक तो भाजपा के कार्यकर्ता पीट के पोलिंग सेंटर से दूर करने का काम किया। एक नेशनल चैनल के पत्रकार उन्होंने वहां लाइव किया और सीधे सीधे जो मतदाता थे उनको पोलिंग बूथ तक ले जाने का काम कर रहे थे। पुलिस कैसे धमकी दे रही थी कि लाठियां तो खाएंगे ही खाएंगे, और उसके बावजूद इंतहा तो तब हो गई जब पोलिंग बूथ के, पोलिंग सेंटर के नजदीक पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहां पर आए, कैमरामैन और पत्रकार पूछे आप कौन? बोले मैं जिम्मेदार नागरिक, और उनके पिटाई करते हुए धक्के मार करके वहां से कैमरा पर छिटके भगाने का काम जिस तरीके से किया गया, लेकिन से छुपा नहीं, और पूरी तरीके से वहां बूथ की एक्चुअली हुई और अंदर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने पूरा बूथ लूट करके मशीनों को लूटा है। और हमारे तो नेताओं ने सीट के लिए पहले से बहिष्कार किया था, आज मतगणना का बहिष्कार हमारे प्रत्याशी ने किया। इसके पहले हमारे नेताओं ने कहा था कि ये पोलिंग कैंसिल की जानी चाहिए और यहाँ पर दोबारा मतदान किया जाना चाहिए। तो कुंदरकी का और खैर वगैरह में तो लूट हुई है, इसलिए हम लोग हताश नहीं है, निराश नहीं है। ये उपचुनाव था, आप भारी मात्रा में पुलिस को लेकर के और पुलिस को आप अपना कार्यकर्ता बना करके लोकतंत्र को लूट सकते हो, लेकिन आम चुनाव में स्थितियां नहीं रहती। मैं कल भी जब चर्चा कर रही थी तो मैंने समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता से पूछा था कि आप अभी कह रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन कल को आप ये सीटें जीत जाते हैं तो क्या कहेंगे? तो यही जवाब आया था कि जीत हुई तो जीतने पर थोड़ी ना कुछ कहा जाएगा। मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी आपके पास जितेंद्र जी। आपने कहा तमाम चीजें हुई, लेकिन अखिलेश जी ने बाद में जब इलेक्शन हो गए कंप्लीट तो उन्होंने कहा कि जुट जाओ, अब वो गाड़ी ईवीएम की जो जा रही है उस पर नजर रखो।
जब आपको लड़ाई लड़नी थी तो वहीं से ही लड़ना चाहिए था। और फिर उसके बाद आपने चुनाव रद्द करने की बात की, लेकिन सीसामाऊ सीट नसीम सोलंकी जी ये जीत गई। आपने कहा मुस्लिम वोटर्स को निकलने नहीं दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में कुंदरकी में वोटिंग हुई है, इतनी बड़ी लीड लेकर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट निकले जीते हैं, यहाँ आप कह रहे हैं कि वोटर नहीं निकलने दिया गया। ये तमाम जो सॉलिड पॉइंट्स आप रख रहे हैं वो सॉलिड लग नहीं रहे हैं जो नतीजे सामने आए हैं उनको लेकर। इसलिए अभी भी आप कह रहे हैं कि हम हताश नहीं है, निराश नहीं है और हम आगे काम करने की बात, अच्छी बात है, लेकिन जनमत जो है, जनादेश जो है, उसे स्वीकार भी करना चाहिए। ये स्टेप स्टेप पे आप एक एक दिन में जो अपनी जो चीजें बदल रहे हैं वो बदलने के बाद अब यहाँ नतीजों तक आते आते उतना दम नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास। कांग्रेस से हमारे साथ वाचस्पति जी जुड़े हुए हैं। वाचस्पति जी, कुछ कांग्रेस के ही नेता अब दबी-जुबां पे कह रहे हैं कि हमें साथ लिया होता तो ये हश्न ना होता, क्योंकि लोकसभा में हम साथ थे तो आपको गुमान करने का मौका मिला था। वाचस्पति जी जी, अब जिन नेताओं ने कहा और किन परिस्थितियों में कहा वो उनका मत जाने, लेकिन हमें तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं सपा ने अपनी जो चुनाव की रणनीति बनाई उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लेकिन तो रह गया, क्योंकि जिस तरीके से मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इन्होंने कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को अपने साथ सामंजस्य करने की कोशिश नहीं की, जबकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हर जो जितनी विधानसभाओं पे चुनाव हो रहा था वहां पर जाके पीडीए के समर्थन में हर जगह नजर आया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जरूरत महसूस नहीं हुई, आपका ये कहना? हाँ, मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि उन्होंने आवश्यकता समझी होती तो हम लोग को बुलाया होता। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दर गए, इनके हर जगह गए, लेकिन वहां पे ताउन करते हुए नहीं दिखे। उनको शायद गुमान बहुत था कि वो बहुत आसानी से वो जीत रहे हैं, इसलिए शायद उन्होंने अपनी शक्ति के आगे हमारी शक्ति को क्षीण समझते हुए हमारी आवश्यकता को महसूस नहीं किया होगा, इसलिए उन्होंने हमारा सहयोग नहीं लिया। और हम तो आतुर बैठे रहे, हमारे कार्यकर्ता आतुर बैठे रहे, वहां जाके उन्होंने वोट किया है, ये बात सही है। लेकिन जिस ताकत और जिस शिद्दत और जिस ऊर्जा के साथ इनके साथ लगना चाहिए था वो उन्होंने प्रयास नहीं किया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी सामंजस्य और उनका सहयोग लिया जाए। वो अपने आधार पर ही वो आकलन कर रहे थे और उनको शायद ऐसा महसूस हो रहा था। कॉन्फिडेंस राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने भी उनका रहा, इसलिए राहुल और प्रियंका जी भी नहीं इंटरेस्ट दिखाया। मैं उसी बात पे आ जाता हूँ। इरफान सोलंकी जी के वाले पे देख लीजिए ना आप, जब कांग्रेस लड़ी थी तब भी हम कितने वोट पाए थे, उसको अगर हम प्लस कर देते तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत होती। करहल का अगर आप देख लीजिए कि जिस प्रकार का हुआ है, सबसे बड़ी गलती तो ये रणनीतिक रूप से रही कि इनको कहीं ना कहीं वो सोचना चाहिए कि अगर की पीडीए की बात करते हैं, पीडीए का ध्यान भी रखना चाहिए था और वोटों का जो टिकटों का वितरण भी उसी हिसाब से करना चाहिए था। मुझे कहना उचित नहीं लगता, लेकिन जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ वो देख लीजिए, कितने लोगों को टिकट दिया गया और किस वर्ग को दिया गया, उनको उसी वर्ग का वोट नहीं मिला। हालांकि ये बात भी सच है कि पूरा पुलिस तंत्र ने वोट डलवाने का काम किया, कार्यकर्ता के तौर पर किया, और इलेक्शन कमीशन ने 7 लोगों को इसीलिए उस पर सस्पेंड भी किया। ये बात भी सही। लेकिन वाचस्पति जी, आपको नहीं लगता लड़ाई सिर्फ बयानों से नहीं होनी चाहिए? फिर उसके बाद तमाम बातें रखने के बाद अखिलेश जी ने ही आह्वान किया था अपने कार्यकर्ताओं से कि उस गाड़ी के पीछे लग जाओ, तो ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड है। पारुल जी, आपने स्वतः ही कह दिया कि जब दोनों लोग 7 लोकसभा में लड़े थे तो उसके नतीजे डिफरेंट आए थे, तो वो निश्चित रूप से ये साबित कर रहा है कि वो वोट जो मिला था, वो जो वोट आ रहा था वो मुस्लिम्स का वोट था, वो कांग्रेस के प्रति उस समय लोकसभा स्तर पर यानी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ था। और जहां जहां पर हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव भी देख लीजिए, जहां जहां चुनाव हुए क्या स्थिति हुई है, वहां पर हम कितने अच्छे तरीके से अभी लोकसभा में जीते। 5 महीने में ऐसा क्या हो गया कि जहां पर हम 160 सीट के आसपास जीत रहे थे, वहां आज हम 50 सीट के लिए मोहताज हो गए और हम कहां पहुंच गए। और जेएमएम का देख लीजिए, जिस सहयोग के साथ हम लोगों ने एक दूसरे के साथ ताउन किया, जिस तरीके से उन्होंने हमारी बात को समझा, हमने उनकी बात को समझा, और उनका बटो कटोगे नारा वहां कुछ नहीं चला। हर लगभग विधानसभा पर भाजपा के नेता लगे रहे, वहां पे सारे उनके पन्ना प्रमुख सब कुछ लगा रहा, उसके बाद वो वहां कैसे हार गए।
और ये जो चुनाव होता है, ये उपचुनाव आप कहीं भी प्रदेश का उठा के देख लीजिए, राजस्थान का देख लीजिए, चाहे आप बंगाल का देख लीजिए, 6 की 6 सीटें वो जीत गए। एक उत्तराखंड की आप सीट देख लीजिए, वो जीत गए। अगर आप केरला की देखिए तो केरला, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का इतिहास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि चाहे फिर हम योगी आदित्यनाथ जी के सीएम बनने के बाद हम गोरखपुर, फूलपुर की तस्वीर देखे तब बीजेपी हारी थी। फिर घोसी, जिसको लेकर सपा ने अपनी पीठ थपथपाई थी कि बीजेपी गई, उसके बाद वो बहुत ऐसी परिस्थितियां बनी कि सत्ताधारी दल होने के बावजूद भी उस पार्टी ने अपने ही राज्य की विधानसभा सीटों को उपचुनाव में हारा है। और अब अगर उन्होंने मेहनत की है तो वो जनता का जनादेश है, चाहे घोसी में था, चाहे फूलपुर में था, चाहे गोरखपुर में था। तो इसलिए मैंने कहा कि जनता का जनादेश स्वीकार्य होना चाहिए, क्योंकि जब आप 37 सीटें लोकसभा के जीतते हैं तब कोई गड़बड़ी नहीं होती, फिर चाहे यही प्रशासन हो, यही सिस्टम हो, यही तंत्र हो, लेकिन फिर उसके बाद आप जब हारने की कगार पर आते हैं तो फिर आपको सब चीजें बेकार, बकवास और फिर त्रुटिपूर्ण लगने लगती हैं। ठीक है, लौट रही हूँ। पारुल जी, बहुत एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए। हाँ। मेरा तो मानना ये जैसे अभी आप 1 लाख का दृष्टांत दे रहे थे आपको, यही आप पश्चिम बंगाल में चले जाइए तो 1,43,000 से हरोआ में हारे हैं, 1,30,000 से सितार में हारे हैं, मेदिनीपुर में 34,000 से हारे हैं। जो जहां काम नहीं कर पाया, जो जहां कमजोर हुआ, वहां वो हारेगा। इसीलिए मैंने कहा सर, जनता का जनादेश स्वीकार करना चाहिए, चाहे आप हारें चाहे आप जीतें। बटोगे कटेगे वाला नारा नहीं चला। अगर ये चला होता, आरक्षण संविधान बाकी राज्यों में नहीं चला, पीडीए यूपी में नहीं चला, क्यों नहीं चला, हाँ, वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं चला? क्योंकि ये अपना आपके सवालों को, आपकी बातों को लेकर मैं बीजेपी के पास चली जाती हूँ। शिव सिंह भारती जी, क्या कहना चाहेंगे? जिन सीटों पर उम्मीद नहीं थी उन सीटों पर भी जीते हैं, जाहिर सी बात है प्रदर्शन अच्छा रहा, मेहनत रंग लाई, और इसी नारे के साथ अब आगे 2027 की पिक्चर भी आपकी तैयार होने जा रही है, यस और नो, क्या कहेंगे? पारुल जी, ये नारा कोई नारा नहीं है, यह वास्तविकता है, माननीय योगी जी के मुंह से निकली और जिसको जनता ने स्वीकार किया, और समय की जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों को देखते हुए यह नारा निकल के आया, और उस नारा की वास्तविकता समय भी उन्हें चल रहा है, तो सारे लोगों ने स्वीकार भी किया। और कहीं ना कहीं वास्तव में नीचे धरातल तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा था। मैं तो हैरान हूं सीसामऊ का जो परिणाम आया है। सीसामऊ व्यक्तिगत रूप से आप देखिए कि वहां पर बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी गई, और अंतिम समय में भी बहुत वोटिंग का इधर से उधर होता रहा। और चूंकि अब जनादेश आ गया, हम तो समीक्षा करने बैठे हैं, कोई परिणाम तो हम सभी के सामने आ चुके हैं, तो चाहे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड के हो। और आप निश्चित रूप से मानिए कि चुनाव के पहले दिन से, मतगणना से ही इंडी अलायंस जिस तरह से चुनाव आयोग के भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहा था, और जैसे ही परिणाम आए हैं वो उन्हीं को रिपीट कर रहा है, उनकी भाषा नहीं बदली है। मुझे लगता है कि उनको समीक्षा करने का समय है, और वो कहें कि नहीं हम वास्तव में समीक्षा करेंगे बैठ के, तो बात समझ में आती है। आज भी वो उसी दशा में है कि उनको वोट नहीं डालने दिया, और वोट अगर पड़ा तो भाई करंट में क्या हुआ, फिर सीसामऊ में क्या हुआ, तो जहां जीत जा रहे हैं वहां की मतलब मीठा मीठा गप कड़वा थू थू, तो ये नहीं चलेगा। हर चीज की स्वीकार, हम भी झारखंड की हर स्वीकार कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि वहां हमको समीक्षा करने की आवश्यकता है कि संगठन ने नीचे तक काम किया, फिर क्या परिणाम आए और क्या आगे क्या परिणाम होने वाले हैं। तो निश्चित रूप से मानिए कि जनता का जनादेश है, और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। योगी जी के मुंह के नारा कटेंगे तो बटेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वास्तव में वह आज के समय की मांग है, और आज के समय की मांग को जनता ने स्वीकार किया और अपना जनमत दिया है। झारखंड में आपको लगता है आपका कोई मुद्दा नहीं चला, आपका कुछ भी वहां पर काम नहीं किया, क्या कहेंगे उस पर आप? नहीं, निश्चित रूप से झारखंड में कहता रहा हूँ, झारखंड की हाँ अभी समीक्षा का समय है। झारखंड की हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त है कि झारखंड में भी हम लोग सरकार बनाएंगे, और आने वाले समय में जब दौर चलेगा तो उसमें जी सुजीत जी, ये सच है कि हमने चाहे पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की पोजीशन को लेकर बात की हो, लेकिन बीजेपी ने तब भी और अब भी ना किसी सिस्टम को लेकर सवाल खड़े किए, ना ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए, और उन्होंने चाहे हार हुई तो भी स्वीकारा और जीत हुई तो भी स्वीकारा। मैं कुछ एक पॉइंट्स आपके सामने रख रही हूं और आप उसको और भी डिटेल में विश्लेषण करके बताइएगा कि क्या आपको कई ऐसे नारे रहे हैं जो जनता के मनोबल पर काम किए हैं, फिर चाहे वो राम मंदिर निर्माण से जुड़े हुए कुछ नारे हों, और अब आके बटोगे तो कटोगे, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी इसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि लोगों ने कनेक्ट किया।
अपने बुजुर्गों के साथ, पुराने कुल के साथ कि कहां से है वो, क्या है, उसके बाद उन्होंने वो निर्णय लिया। तो क्या इसी के साथ अब भारतीय जनता पार्टी आगे जाने वाली है? और मुस्लिम वोट नहीं मिला तो क्या वाकई जब कांग्रेस साथ ही समाजवादी पार्टी के, तो वो मुस्लिम वोट सपा को नहीं मिला, कांग्रेस को मिला था? ये आप इस पर आपका क्या विश्लेषण रहेगा सर? नहीं देखिए, कांग्रेस तो साथ ही नहीं, कांग्रेस का तो साथ उत्तर प्रदेश में लोकसभा की बात की मैंने। उस समय उस वोट का इस तरफ शिफ्ट होना, समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होना, क्या वो पीडीए था, संविधान आरक्षण था, या फिर मुस्लिम वोटर्स ने रुख कहीं और कर लिया है? नहीं, वो एक गलतफहमी के वोट थे। और उस वोट को पाने के बाद में एक गजल है कि मिल गया वो आसियां जिसकी तलाश थी, वो मुकम्मल सा जहां जिसकी तलाश थी, एक प्यार सी इस चीज जिसे ढूंढते थे हम, मिल गई जन्नत खुदा जिसकी तलाश थी। समाजवादी पार्टी उसी में डूब गई और उनको लगा कि ये नारा चलता रहेगा लोकसभा से लेकर के, और रास्ते में हर जगह जो है संविधान की प्रति दिखाई जाती रही। लेकिन इस चुनाव में उनको ये खुद महसूस हो गया कि नहीं, ये अब नहीं चलने वाला है। और वास्तविक स्थिति सामने आई आपके। अभी आपका एक प्रश्न था कि भारतीय जनता पार्टी बटोगे तो कटोगे के साथ आगे बढ़ेगी क्या? तो भारतीय जनता पार्टी तो चल ही रही है। भारतीय जनता पार्टी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने जो समीक्षा की, और समीक्षा करने के बाद में जो उनके परिणामी लाभ अब सामने आपके हैं, वो उनकी मेहनत का है। ये गलतफहमी में रहेगा, इन्होंने सोचा कि हम उसी को दोहराते रहेंगे, वही संविधान चलता रहेगा, वैसे ही हम पा जाएंगे। और खास करके मुस्लिम बहुल सीटें जो थी, ये जो मैक्सिमम विधानसभा चुनाव हुए हैं, गाजियाबाद को छोड़ दीजिए जहां सबसे कम मतदान हुआ, उसके बाद भी जीत का अंतर इतना लंबा रहा। तो कहीं ना कहीं से अखिलेश जी की जो वो कछुआ और खरगोश वाली चाल थी ना, वो चाल यहाँ पर दिख रही है। लेकिन क्या जो घटनाएं हुई बहराइच, कानपुर, इन्होंने भी कुछ इफेक्ट दिखाया है अपना इस वोटिंग परसेंट में, या जो जीत है उसमें? बहराइच घटना तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, वो घटना हो गई, उसको किसी ने संज्ञान में नहीं लिया। और पूरे योगी आदित्यनाथ के 8 साल के कार्यकाल में एक पहली घटना हुई थी, वो घटना गलतफहमी हो गई थी, उस घटना से कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। वापस मैं नितेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ। जैसे कि जिक्र किया कि अगर उस समय शायद और विचार किया गया होता, क्योंकि ये जीत भी होती तो अखिलेश जी की होती, हार भी होती तो अखिलेश जी की, या भी हार हो रही है 2 सीटें जिनमें बहुत ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं दिखाई दिया, जबकि पूरी ताकत डाल दी उसमें। तो क्या ये माना जाए कि उस जीत को सहेज कर नहीं रख पाए जो मैंडेट लोकसभा चुनाव में मिला? और ये भी कि ये 2 जो सीटें जिन पर बहुत कम मार्जिन से आप जीते हैं, ये महिमा मंडन करने की इजाजत नहीं दे रही हैं, विचार करने और आत्मचिंतन करने की इजाजत दे रही हैं आपको? जी पारुल जी, निश्चित रूप से हम समाजवादी लोग कभी भी अतिविश्वास में और ओवर कॉन्फिडेंस में कोई काम नहीं करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि हम बहुत अपने आप को महिमा मंडित करने जा रहे हैं। हम लोग काम करने पे विश्वास करते हैं, जमीन में काम करते हैं, उसके परिणाम दिखाई पड़ते हैं। ये सच है कि ये उपचुनाव था। उपचुनाव में इस बार सरकार ने जो, और चुनाव आयोग मिलकर के जिस तरीके से जो इंतहा की, वो किसी से छुपे नहीं। बावजूद इसके हम लोग अपनी समीक्षा करेंगे और 2027 में परिणामों को उलटने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। बेहतरीन बात। ठीक है, बीजेपी की तरफ जा रही हूँ, संक्षेप में अपनी बात रखिएगा। भारती जी, अब आने वाले समय पे क्या, ये तो आपके लिए वाकई साख का सवाल था, जिसे आपने जीतकर लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने की कोशिश की, और अब आगे और रणनीति इसी तरह कुछ बदलेगी या फिर इसी के साथ आप लोग चलने वाले हैं? क्योंकि कहा जा रहा था संगठन में भी फेरबदल होगा, तो अब तो ये संगठन की भी विजय है। भारती जी, निश्चित रूप से हम उस दिन भी आपसे बोले कि पूरा नेतृत्व भारतीय पार्टी का चुनाव लड़ा, पूरा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ा है। एक एक कार्यकर्ता हमारा बूथ पर तैनात, एक एक कार्यकर्ता, एक एक पन्ना प्रमुख हमारा तैनात था, उसने वोट निकालने का काम किया और वोट डलवाने का काम किया। तो सारे लोगों की मेहनत से सबको मिलेगा निश्चित रूप से। और जहां तक आगे की रणनीतिक बात है, कोई बदले जैसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति नहीं करती, भारतीय अनेक चीजों से सीख कर आगे बढ़ जाती है, और वही हमने किया और हरियाणा में उसका परिणाम आया। लेकिन ये चूंकि नहीं सुधरे, ये उसी
धार पर चलने का काम कर रहे थे, और उन्होंने समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये उसी मुगालते में हमें स्वीकृत है कि हम जनता को फिर से गुमराह कर ले जाएंगे और दोबारा से हमको फिर मैंडेट मिलेगा। लेकिन निश्चित रूप से मानिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता प्रश्न मेहनत करता है और उस मेहनत का परिणाम आज हम सभी को देखने को मिल रहा है। ठीक है वाचस्पति जी, कुछ ऐसी रणनीतियां जो अलग अलग सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई, जिसको लेकर कहा गया कि जैसे कुंदरकी में 12 कैंडिडेट, जिसमें से एक बीजेपी का हिंदू, बाकी 11 मुस्लिम, तो कहीं ना कहीं वोट बटे भी हैं और कहीं ना कहीं शिफ्ट भी हुए हैं, जिसकी वजह से भी ये परिस्थितियां बनी हैं, और इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि इसलिए जो रणनीतियां हैं या जो जिस तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाई भारतीय जनता पार्टी ने, ये समाजवादी पार्टी को हिट कर गई। वाचस्पति जी, रणनीतियां कामयाब हुई है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा इस पर आप क्या कहेंगे? वाचस्पति जी, वाचस्पति जी को आवाज नहीं मिल रही है। खैर, बहुत सारे विश्लेषण होने हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग राज्यों में चुनाव थे, लेकिन सबसे ज्यादा नजर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर थी, क्योंकि यहां से कई संदेश जाने थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में महायुति की सबसे ज्यादा सीटें और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा रीच, यानी सीटों के नंबर्स भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लेकर आई, और इसके साथ ही झारखंड, जहां भारतीय जनता पार्टी कोई कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन बाकी जिन राज्यों में उपचुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्हें उत्तर प्रदेश की हम बात करें जिस पर सबकी नजर थी, 7 सीटें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में, वो सीटें जिस पर किसी को ख्याल गुमान नहीं था कि वो भी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि 60% मुस्लिम आबादी, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की लीड 1 लाख से ज्यादा उस सीट पर। वो सीटें जो सपना था कभी भारतीय जनता पार्टी के ड्रीम में था कि जीतेगी, उन सीटों को निकाला भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव में। वहीं समाजवादी पार्टी की रणनीतियों पर लोगों ने अपना विश्लेषण रखा कि शायद कुछ और बदलाव होता रणनीतियों में, लेकिन बदला ये है कि लोकसभा चुनाव में पूरे 80 सीटों में से सिर्फ 4 सीटों पर अखिलेश यादव ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। यहाँ केवल 9 सीटों पर चुनाव था और इनमें से 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। और बाद में जब वो शिकायतें भी करते हुए नजर आए, उनमें उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को वोट नहीं करने दिया जा रहा है, उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को बंदूक दिखाई जा रही है, उनके ऊपर मारपीट की जा रही है। सारे आरोप कहीं ना कहीं एम फैक्टर के इर्द गिर्द दिखाई दिए। कुछ ऐसी रणनीतियां जो उनके लिए शायद ठीक नहीं रही, या कुछ ऐसी बातें या स्टेप्स जो समाजवादी पार्टी ने गलत उठाए, जिसकी वजह से जहां जीतते या माना भी जा रहा था कि जिन सीटों पर वो जीत जाएंगे, वहां भी वो हारते हुए नजर आए। अब इसका साइड इफेक्ट उत्तर प्रदेश में इन चेहरों की पॉलिटिक्स पर तो पड़ेगा ही, साथ ही इंडिया गठबंधन पर भी पड़ेगा। अब आगे देखिए अजय राय जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो क्या कुछ कहते हैं आने वाले समय पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।